हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सर, आपके इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर के मशीन सेकेंड के सब्जेक्ट को लेकर आया हूं, जो कि आपका आज चैप्टर है सिंक्रोनस मोटर। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है वी कर्व। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो वी कर्व है। वी कर्व क्या है? तो अभी तक आप लोगों ने जो पिछले में एक्साइटेशन इफेक्ट यानी कि जब हमने उत्तेजन वोल्टता बढ़ाई जिसकी वजह से हमारा फील्ड एक्साइटेशन करंट IF का मान बढ़ा, तो जो फेजर हम लोगों ने देखा अलग अलग कंडीशन में, जब हम एक्साइटेशन की वैल्यू को अप्लाइड वोल्टेज से कम रखते हैं, उसके बराबर रखते हैं और उससे अधिक रखते हैं। तो यहाँ पे एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो उसका जो फेजर बना था वो दोस्तों कुछ इस प्रकार का था कि आपका अप्लाइड वोल्टेज था V, यहाँ पे करंट की वैल्यू थी I, यहाँ पे एंगल फाई था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपका EB था, बैक EMF, और इसके वजह से जो रिजल्टेंट बनता था यहाँ पे वो आपका आएगा ER। ठीक है दोस्तों, ये होगा थीटा, ये अल्फा और ये भी अल्फा। ठीक है, ये आपका था कब? ये देखिए करंट की वैल्यू ज्यादा है, EV की वैल्यू कम है, जब EB इज लेस देन V। ठीक है, ये कंडीशन A थी। उसके बाद यहां पे वोल्टेज दिया गया V, यहां पे EB का मान, यहां पे EB का मान, इसके वजह से धारा ये फाई, यहाँ पे आपकी ये 180 डिग्री की लाइन, और इनका रिजल्टेंट ER यानी रिजल्टेंट वोल्टेज, जो कि करंट से थीटा कोण बनाएगा, ये बनाएगा अल्फा डिग्री, और वही एकांतर कोण यहाँ पे अल्फा डिग्री। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू V। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये I है, I, ये V की वैल्यू EB की वैल्यू के बराबर है। किसमें? मान में। ठीक है, एंगल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू थी। यहाँ पे जब कंडीशन होगी, जब एक्साइटेशन का आपका मान IF का मान कम होगा, तो यहाँ पे आपका लैगिंग की कंडीशन होगी। जब लैगिंग की कंडीशन होगी दोस्तों, तो ऐसे में I जो यहाँ पे ये है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। फिर जब हम एक्साइटेशन बढ़ाएंगे, IF का मान बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे EB का मान भी कर सकते हैं बढ़ाएंगे, तो आपके देखिए इस करंट के कंपेयर में ये करंट का मान कम हो जाएगा। यानी हमारे जो लोड पे लग रही करंट है, IL कह सकते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी यहाँ पे IL का मान ज्यादा है और यहाँ पे IL का मान इसकी कंपेयर में कम लगेगा। कब? जब एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे तब। उसके बाद अगला जो आपकी कंडीशन आता है, ये तो हो गई बी कंडीशन। ये किस पर है? यूनिटी पर। ठीक है दोस्तों, इकाई शक्ति गुणक, ठीक है दोस्तों, ये इकाई शक्ति गुणक पर है, यानी यूनिटी पावर फैक्टर पर। ये लैगिंग पावर फैक्टर पर, लैगिंग PF, LPF यानी लैगिंग PF, पश्चगामी शक्ति गुणक। उसके बाद अगली कंडीशन आपकी आती है जब एक्साइटेशन करंट की वैल्यू यहाँ पे देखिए बढ़ी हुई है, IF का मान बढ़ाया गया है, यहाँ पे कम था, और यहाँ पे EB की वैल्यू V के बराबर होगी, ये कम होगी, और यहाँ पे जब हम बढ़ाएंगे तो V की वैल्यू यहाँ आएगी। और सॉरी, ये यूनिटी पर था, इसका फिगर थोड़ा गलत बन गया है, इसे एक बार फिर से समझाते हैं। ये वैल्यू कम होगी, बट दोस्तों ये उसी लाइन पर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये लैगिंग का था जो कि करंट की वैल्यू ज़्यादा थी। अब ये एम्पलीट्यूड जो इसका होगा करंट का, वो उससे I की वैल्यू कम होगी। देखिए I इसी लाइन पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल केवल बनेगा थीटा, फाई एंगल यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि वो यूनिटी है। तो करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू एक ही लाइन पर इन फेज में होंगे,
लेकिन जो एम्पलीट्यूड होगा, इसका मान होगा करंट का, ये इतना ही होगा जब किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। यानी लैगिंग में लोड करंट की वैल्यू ये IL का मान ज्यादा लगता है कंपेयर टू द यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, इकाई शक्ति गुणक में लग रही धारा के कंपेयर में, तुलना में आपका लैगिंग में करंट ज्यादा लगता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरी कंडीशन आती है जब V की वैल्यू कम है EB के मान से। EB के मान से कम है यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्साइटेशन करंट, जो उत्तेजन धारा है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और अप्लाइड वोल्टेज उस समय कम लगेगा, तो हमारा जो करंट होगा IL का मान होगा वो लीड कर जाएगा किससे, वोल्टेज से। और यहाँ पे E की वैल्यू देख रहे हैं दोस्तों, EB की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ऐसे में इसका रिजल्टेंट यहां पे ER यहां मिलेगा, ये थीटा एंगल होगा वोल्टेज से, सॉरी ये करंट से, यहां से ER का जो एंगल बनता है वो करंट से बनता है। करंट अब ऊपर चली गई है तो इस करंट से लेकर के ER के बीच में एंगल बनेगा थीटा, और इस करंट से वोल्टेज के बीच में एंगल बनेगा फाई, यहां पे एंगल बनेगा अल्फा, और यही एकांतर कोण यहां बनेगा अल्फा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे जैसे जैसे हम एक्साइटेशन करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं, यानी उत्तेजन धारा के मान को बढ़ाते हैं, उसी अनुरूप आपके लोड करंट की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो ये चीजें समझ में आई जो कि पिछले क्लास से रिलेटेड थी। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। जो सिचुएशंस हम लोगों ने देखा कि आपके लैगिंग पीएफ पर, ठीक है दोस्तों, लैगिंग पीएफ पर यानी कि पश्च शक्ति गुणक, पश्च शक्ति गुणक, पश्च शक्ति गुणक पर यहां पे हम लोगों ने देखा था कि ये जो डायग्राम था, वोल्टेज का करंट की वैल्यू ज्यादा थी, ये हमारे इससे ज्यादा नहीं होगी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो यहां पे आपका जो करंट की वैल्यू थी ये थी आपके IL का मान जो कि फाई एंगल था। यहां पे आपका EB था, EB की वैल्यू थी, और इस तरीके से आपका रिजल्टेंट आया था। ठीक है दोस्तों, ये थीटा हो गया, ये अल्फा, ये अल्फा डिग्री। ठीक, तो यहां पे आप देख रहे हो करंट की वैल्यू ज्यादा लग रही है। कब? जब EB की वैल्यू कम है V से, या यहां पे कह सकते हैं कि IF का मान हम जब बढ़ाते हैं, लेकिन ये उतना नहीं बढ़ा रहता है कि वो वोल्टेज से ज्यादा हो जाए। यानी यहां कह सकते हैं कि IF के मान में बढ़ाने पर, जब हम IF के मान को बढ़ाते हैं तो अगली सिचुएशन क्या होगी। यहां पे देखिए IF की वैल्यू एज यूजुअल है, यहां पे बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन इसकी तुलना में जब हम बढ़ाते हैं तब यहां पे वोल्टेज, यहां पे करंट, देखिए इसकी तुलना में करंट का एम्पलीट्यूड यहां पे कम है, यहां पे करंट का एम्पलीट्यूड कम है, यानी करंट का मान कम है। ये आपका आएगा EB की वैल्यू, ठीक है दोस्तों, और ये आपका आएगा ER, ये थीटा डिग्री, ये अल्फा और ये अल्फा। ठीक, तो इसकी तुलना में यहां पे देखिए करंट की वैल्यू ज्यादा थी, यहां पे करंट की वैल्यू कम थी। ये कौन सा करंट है? IL, लोड करंट, और एक्साइटेशन करंट। तो ऐसे में जब हम लैगिंग पर थे, ये कंडीशन है लैगिंग पीएफ की, ये कंडीशन है यूनिटी की। ठीक है दोस्तों, तो यूनिटी पर आपके IL का मान क्या हुआ है? कम हुआ है। तो जो हम V कर्व खींचते हैं वो दो चीजों के बीच खींचते हैं, आपके आर्मेचर करंट या यही आपके लोड पर जाती है तो इसे IA या ये या है, ऑब्लिक का सिंबल है ना, कि आप इसे अपॉन समझिएगा, इसे IA और IL समझ के चलिए। ठीक है, ये हो गया, और ये आपका IF करंट है, फील्ड एक्साइटेशन करंट है। तो यहां पे फेजर अभी लीडिंग का भी बनाएंगे। तो पहले सिचुएशन समझते हैं लैगिंग की कंडीशन में। तो लैगिंग की कंडीशन में जब IL का मान ज्यादा था तो हमारे एक्साइटेशन करंट की वैल्यू वहां पे कम थी। तो यहां पे देखिए एक्साइटेशन करंट यहां पे ही है और हमारे लैगिंग करंट की वैल्यू ज्यादा है। ये हमारे करंट है लोड की, ये ज्यादा है। यहां पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू इतना होगी और हमारे एक्साइटेशन करंट की वैल्यू कम है। उसके बाद
जो ही हम ये एक्साइटेशन करंट IF के मान को बढ़ाते हैं यानी EB के मान को बढ़ाते हैं तो हमारे IL का मान पहले की तुलना में, इसकी तुलना में यहां पे कम हो जाएगा। तो देखिए जब हम एक्साइटेशन करंट को बढ़ाए तो देखिए करंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और यहां आते हुए यूनिटी पावर फैक्टर, ये देखिए आपका ये यूनिटी का ग्राफ है, इसे सीधा भी खींच सकते हैं या ऐसा थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। जब कई कंडीशनों में अलग अलग लोड पर खींचेंगे, फुल लोड, हाफ लोड, नो लोड, तो वो थोड़ा सा स्लाइड करके आता है। लेकिन ऐसे यूजुअली केवल अगर एक ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ इस तरीके से आता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके यूनिटी की कंडीशन है। यहां पे आपका यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा इस पॉइंट पर, क्योंकि इस समय यूनिटी पावर फैक्टर पर ही सबसे लोवेस्ट लोड करंट या सबसे निम्नतम लोड धारा प्रवाहित होती है। देखिए यहां पे लोड धारा का मान सबसे कम है। उसके बाद जो ही एक्साइटेशन करंट और बढ़ाएंगे ये हमारा लीड करेगा, यानी जब हमारा वोल्टेज यहां पे, करंट की वैल्यू यहां पे, IL का मान ये कि 5 डिग्री लीड कर रहा है, यहां पे EB का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से यहां पे रिजल्टेंट ER निकलेगा। तो ये जो यूनिटी की कंडीशन थी इसकी तुलना में करंट का मान फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया, यानी यूनिटी ही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सिंक्रोनस मोटर पर सबसे लोवेस्ट करंट फ्लो होती है, सबसे निम्न धारा प्रवाहित होती है। जैसे जैसे एक्साइटेशन हमारा यूनिटी के बाद बढ़ाते जाते हैं फिर से करंट की वैल्यू यानी लोड करंट की वैल्यू या आर्मेचर करंट कह सकते हैं कि वैल्यू बढ़ती चली जाती है, क्योंकि लोड करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहां पे आर्मेचर करंट या लोड करंट कह सकते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी सबसे लोवेस्ट करंट का फ्लो होती है जब आपका मोटर यूनिटी पावर फैक्टर यानी इकाई शक्ति गुणक पर कार्य करता है तब। तो देखिए इकाई शक्ति गुणक पर सबसे कम धारा है। किसी एक ग्राफ को लेके केवल चलिए हम अपने नो लोड की कंडीशन को लेके चलते हैं। तो सबसे अधिक धारा पहले कब, जब वो लैगिंग पर कार्य कर रहा है, अधिक धारा। उसके बाद जैसे जैसे हम एक्साइटेशन करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं यानी IF के मान को बढ़ाते हैं हमारे करंट की वैल्यू कम होती है, और वो करंट कम होते हुए कहां पे जाती है, यूनिटी पावर फैक्टर पर। और फिर हम एक्साइटेशन की वैल्यू को अब इससे भी और आगे बढ़ाएंगे तो हमारे एक्साइटेशन की करंट की वैल्यू देखिए इधर बढ़ती ही जा रही है। तो यूनिटी तक, यूनिटी पर पहुंचेंगे सबसे कम लोड करंट, उसके बाद हम एक्साइटेशन को और बढ़ाएंगे तो हमारे करंट की वैल्यू यूनिटी के कंपेयर में अब फिर से उसका मान, एम्पलीट्यूड उसका क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो यहां पे देखिए यूनिटी पे पहुंचने के बाद फिर से उसका करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से वी कर्व प्राप्त होता है हमारे पिछले टॉपिक के डिपेंडेंट पे। ठीक है, यानी वी कर्व हमारा एक्साइटेशन डिपेंडेंसी पे निर्भर करता है। तो हम जैसे जैसे एक्साइटेशन करंट को बढ़ाएंगे, उत्तेजन धारा को बढ़ाएंगे, वैसे ही आपके लोड करंट की वैल्यू में भी परिवर्तन आता है। तो सबसे पहला कंडीशन जो था आपके लैगिंग कंडीशन में करंट की वैल्यू ज्यादा थी। कौन सी करंट की वैल्यू, तो आपके IL का मान, चाहे आर्मेचर करंट की वैल्यू IA का मान। ठीक है दोस्तों, और जैसे हम एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं यूनिटी पे पहुंचेगा, यूनिटी पे सबसे कम धारा। देखिए हमारे इस वाले ग्राफ की वैल्यू सबसे कम कहां पे है, इसी पॉइंट पे, यानी यूनिटी पे सबसे कम धारा। और फिर एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे तो उस मान से हमारा फिर से मान बढ़ने लगता है और सब फिर अधिकतम की तरफ बढ़ेगा। कब, जब वो लीडिंग पे पहुंचने लगेगा तब। तो हमारे लोड करंट या आर्मेचर करंट को लेकर के आपके फील्ड एक्साइटेशन करंट यानी क्षेत्र उत्तेजन धारा IF के बीच में जो रिलेशन ड्रॉ किया जाता है, प्लॉट किया जाता है ग्राफ पे, उस ग्राफ को ही क्या कहते हैं, वी कर्व, क्योंकि वो वी के शेप में आता है कर्व, इसीलिए इसे वी कर्व कहते हैं। दोस्तों अगर केवल एक ग्राफ यानी केवल एक कंडीशन में अगर खींचा जाए, नो लोड की कंडीशन में खींचा जाएगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये आपका IL हो गया, चाहे आप इसे IA दिखा सकते हैं, ये आपका IF हो गया, इसे शो करेंगे यूनिटी पे, ये यूनिटी पावर फैक्टर हो गया, ये लैगिंग पावर फैक्टर हो गया, ये लीडिंग पावर फैक्टर हो गया, लीडिंग PF। ठीक है दोस्तों, तो ये सिचुएशन आती है आपके वी कर्व की। ये से देखिए वी की तरीके से दिख रहा है, इसीलिए इसे वी कर्व के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक पे, आपका सिंक्रोनस कंडेंसर। अब ये भी पिछले टॉपिक पे डिपेंडेंट है, पिछला टॉपिक आपको समझ में आ चुका था, ये भी इजीली समझ में आ जाएगा कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है। जब सिंक्रोनस, इसे ध्यान दीजिएगा कि सिंक्रोनस कंडेंसर में क्या है कंडीशन, पहला कि आपका जो सिंक्रोनस मोटर है
वो नो लोड की कंडीशन में हो। क्या हो? नो लोड की कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, नो लोड की कंडीशन में होगा तभी आपका काम करेगा। ठीक। दूसरा, आपके सर्किट से कनेक्टेड होगा। ये तो कोई सिचुएशन ऐसी है नहीं कंपलसरी, लेकिन नो लोड की कंडीशन में हो। और दूसरा, ओवर एक्साइटेड हो। ओवर एक्साइटेड मतलब अति उत्तेजित। ठीक है दोस्तों, अति उत्तेजित। अति उत्तेजित का मतलब क्या कह सकते हैं? IF का मान ज्यादा बढ़ा हुआ हो। ठीक है दोस्तों, दो सिचुएशन हमारी बहुत नेसेसरी कंडीशन है सिंक्रोनस कंडेंसर बनाने के लिए। पहली कि सिंक्रोनस मोटर नो लोड पे कनेक्टेड हो। ठीक है, कोई भी उस पर लोड नहीं होना चाहिए। दूसरा कि वो नो लोड के साथ साथ ओवर एक्साइटेड हो, यानी उसके फील्ड करंट का मान काफी बढ़ा हुआ हो। ठीक, तो नो लोड की कंडीशन में होगा तो आपको पता है कि उस पर वी कर्व मिलेगा। ये पिछला टॉपिक रहा। एक्साइटेशन करंट यानी IF का मान बढ़ा हुआ हो, तो जो कि एक्साइटेशन करंट बढ़ा हुआ रहेगा, तो इसके पर्टिकुलरली केवल इसका ग्राफ, सिंक्रोनस मोटर का ग्राफ इस तरह मिलेगा, IC और ये V। ठीक है दोस्तों, इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ क्या मिलेगा? IC लीड करेगा 90 डिग्री टू द वोल्टेज, यानी वोल्टेज से IC करंट यानी कैपेसिटेंस करंट कहेंगे, या इसे लोड करंट ही होगा। लेकिन नो लोड की कंडीशन में है तो लोड की करंट को दिखाएंगे नहीं, इसलिए उस करंट को किससे दिखाते हैं? कैपेसिटेंस करंट, क्योंकि यही नेचर कैपेसिटर का होता है कि वोल्टेज से वो 90 डिग्री लीड करती है। तो जब सिंक्रोनस मोटर को विदाउट लोड कंडीशन में चलाएंगे, यानी सिंक्रोनस लोड इसमें मोटर पर कोई लोड नहीं रहेगा, उस समय सिंक्रोनस मोटर के अप्लाइड वोल्टेज और उसमें जो फ्लो होगी करंट, उसके बीच में जो ग्राफ होगा वो ये ग्राफ होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो कंबाइंड हो गया, दिखने में थोड़ा दिक्कत करेगा आप लोगों को, अलग बनाते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये ग्राफ कुछ इस तरीके से शो करेगा। ये देखिए, यहां पे आपका IC आएगा। ठीक है, यहां पे आपका वोल्टेज V आएगा, जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़े होंगे। ठीक, ये आपका आता है किसका? लोड का नहीं है, ये सिंक्रोनस मोटर का जो करंट और वोल्टेज ग्राफ है, जब वो नो लोड की कंडीशन में सर्किट के साथ जुड़ करके चलेगा। देखिए, ये आपकी लोड कंडीशन की सर्किट है, जिसके साथ हम जोड़ देते हैं इस सिंक्रोनस सिंक्रोनस मोटर को। वो एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर कार्य करता है। कब? जब उसकी दो सिचुएशंस, दो कंडीशंस फुलफिल होती है, दो शर्तें लागू होती हैं। कौन कौन सी? आपका सिंक्रोनस मोटर नो लोड पे चल रहा हो, दूसरा वो ओवर एक्साइटेड हो, यानी IF का मान उसमें बहुत ज्यादा हो। ठीक, तो ये आपके सिंक्रोनस कंडेंसर या कह सकते हैं आपके सिंक्रोनस मोटर का जो ग्राफ है नो लोड की कंडीशन में। और आपका जो पिछला जो ग्राफ बन रहा था, वो आपको पता था कि वहां पे अगर हम केवल दो चीजों को ध्यान दें, वोल्टेज और करंट को, पूरा ग्राफ नहीं देखते हैं कि EB, ER ये सब चीजें, तो आपको पता है IL का ग्राफ यहां पे था। इसे यहां बना देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये V हो जाएगा, ये आपका IL हो जाएगा, ये आपका फाई है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका इंडक्टिव लोड होगा, यानी 3 फेज का लोड जो होगा, वो वोल्टेज से काफी लैग करेगी उसकी करंट। और कंडेंसर का काम क्या होता है? पावर फैक्टर को इंप्रूव करना। पावर फैक्टर का इंप्रूवमेंट कैसे वो करेगा? जब आपके वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को कम कर सकेगा, क्योंकि cos फाई की वैल्यू ज्यादा तब होगी जब उसका एंगल कम होगा। यानी एंगल और cos पूरे फैक्टर का जो वैल्यू है उसमें इनवर्सली कंडीशन होती है। यानी फाई की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो cos फाई की वैल्यू कितनी आती है? cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अगर फाई की वैल्यू 90 है तो cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो ऐसी कंडीशन में ये आपकी कंडीशन बनती है कि हमारा एंगल का वैल्यू जो जितना हम ज्यादा रखेंगे, हमारे cos फाई की वैल्यू यानी पावर फैक्टर की वैल्यू कम आएगी। इसीलिए हमें वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को कम करना है। ये तो आपके मोटर का
फेजर बन रहा है वोल्टेज और करंट के बीच का, कौन सा, इंडक्टिव लोड वाले। हमें इसके ही एंगल को कम करना है, यानी इसके वोल्टेज और करंट के बीच के जो एंगल बन रहा है उसे इंप्रूव करना है, सुधारना है, उसकी वैल्यू को कम करना है। तो जब हम 3 फेज इंडक्टिव लोड जिसका फेजर इस तरीके का बनता है उसके साथ पैरेलल में नो लोड की कंडीशन में और ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को लगा देते हैं जिसका फेजर इस तरीके का बनता है, तो रिजल्टेंट ये इसका फेजर इसके फेजर के साथ मिला करके कैसा बनाता है वो दिखाते हैं। तो दोस्तों ये आपका रहा मोटर का एक्चुअल फेजर, ठीक है। इस सिचुएशन में उसका फिगर, जब ये भी चलना स्टार्ट होता है, सिंक्रोनस मोटर भी चलना स्टार्ट होता है, देखिए वोल्टेज इसमें और उसमें कॉमन है, तो यहां पे करंट की वैल्यू IC जो कि सिंक्रोनस की है, ये कॉमन क्यों लिए हैं, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं और सीरीज सर्किट में करंट को रेफरेंस लेते हैं। जो कंपोनेंट कॉमन होता है उसे ही हम रेफरेंस के तौर पे लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब वोल्टेज हमारा रेफरेंस वैल्यू है, कंपोनेंट दो अलग हैं, डिफरेंट हैं, जो कि वो IC और IL हैं। तो ऐसे में इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे और इसके पैरेलल जो लाइन आएगी वो यहां कंबाइंड होगी, ये आपका आ जाएगा IL डैश, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ICV यानी इसके ग्राफ, जो कि देखिए ग्राफ ये इसका है, ये IC, ठीक है, ये इसका ग्राफ है और इसका ग्राफ आपका ये है, ठीक। इन दोनों का ग्राफ मिल करके, इन दोनों की प्रॉपर्टीज मिल करके अब ऐसा शो करता है, यानी केवल इस फिगर को हम देखते हैं कि रिजल्टेंट अब क्या मिलता है, वोल्टेज यहां और करंट की वैल्यू IL डैश यहां। तो अब देखिए पहले जो एंगल बनता था ये फाई का एंगल, उसकी तुलना में यहां पे फाई का एंगल कम है या नहीं, कम है ना। इसकी तुलना में फाई का एंगल यहां पे कम है और आपको पता है कि जब एंगल कम होगा तो कॉस फाई का मान बढ़ जाएगा और हमें इसे ही तो इंप्रूव करना था, क्योंकि कंडेंसर का काम क्या होता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करना, ठीक है। किसी सर्किट में कंडेंसर लगाएंगे तो उसकी पावर फैक्टर की वैल्यू को इंप्रूव कर देगा। तो इस तरीके से ये हमारा सिंक्रोनस मोटर एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर भी काम करता है, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू को इंप्रूव कर देता है किसी सर्किट के, जब वो इन कंडीशंस में अप्लाइड होता है। कौन सी कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन हो तथा ओवर एक्साइटेड हो, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो इसे रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमारे क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में सिंक्रोनस मोटर के ही टॉपिक में। थैंक यू।